नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ऑलमोस्ट ऑपोजिट होता है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, उसके ऊपर कोई फोर्स लगने लगेगा। इसका ठीक अपोजिट ये है कि अगर कोई नॉर्मल कंडक्टर है और उसके अंदर करंट नहीं है और उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे तो उसके अंदर एक करंट अपने आप आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब कोई चीज़ उत्पन्न करना, ठीक है। और हम किसकी मदद से कर रहे हैं? मैग्नेट की मदद से कर रहे हैं। तो मैग्नेट की वजह से क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ करंट विल बी इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। तो अगर इस कंडक्टर को हम मूव करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर एक करंट आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये है नॉर्थ साउथ मैग्नेट, जिसकी वजह से इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। और ये है एक कंडक्टर जिसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। जब हम इसे ऊपर नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ जो गैल्वेनोमीटर है ये हमें बताएगा इसकी रीडिंग। जैसे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। एक नीडल होती है, जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में इसका नीडल चला जाता है। तो जैसे ही इसका नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा हमें पता चल जाएगा कि भाई इस कंडक्टर के अंदर करंट आ चुका है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल हैव सम करंट, उसके अंदर एक करंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं नॉर्थ और साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इस कंडक्टर को आपने ऊपर की तरफ मूव किया तो गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो किया जिसने बताया कि भाई यहाँ पे एक करंट आ चुका है। इसी के ठीक विपरीत अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ साउथ यहाँ पे है, हमने इस कंडक्टर को नीचे की तरफ मूव किया तो गैल्वेनोमीटर ने ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर साइन दिखाया कि भाई अब इसके अंदर जो करंट है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ डिसाइड करती है करंट की, करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। वो डिसाइड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और आपने जो मोशन दिया है किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस कंडक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मोशन। जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग मोशन। आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे मोशन का तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ इस तरफ चल रहा है, अगर हम यहाँ पे नॉर्थ बना दें और यहाँ पे साउथ बना दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जो करंट बनेगा उसका भी डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। अब इसी फिनोमेना को या इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं जनरेटर में। इलेक्ट्रिसिटी जो जैसे लाइट चली जाती है, अब तो खैर काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले हुआ करता था कि लाइट काफ़ी जाया करती थी। तो कुछ लोगों के यहाँ जनरेटर हुआ करता था जिसमें डीजल डालते थे, वो उसे मूव करते थे, मतलब उसे घुमाते थे उसके अंदर एक शाफ्ट को, जिससे करंट बनता था। तो जनरेटर यूज द सेम प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या था, रोटेशन ऑफ कॉइल होता है। जैसे एक कॉइल होती है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं और जब ये कॉइल घूमने लगती है तो इसके अंदर एक करंट आ जाता है, ठीक है। तो करंट आने का मेन रीजन क्या है कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं इसके अंदर से जो एंटर कर रही हैं वो चेंज होंगी, या मैग्नेटिक फील्ड इससे जुड़ी हुई चेंज होगी तो उसके अंदर करंट आ जाएगा। अगर कांस्टेंट रखा रहता है, जैसे हमने जब तार को मूव नहीं किया था तो कंटिन्यूसली एक ही जगह पे था, एक ही तरह की मैग्नेटिक फील्ड फेस कर रहा था, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं आ रहा था। जब हमने इसे ऊपर नीचे मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे जुड़ी हुई थी उसके अंदर बदलाव आया, उसी की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज करंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि हम बार मैग्नेट से कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय बार मैग्नेट। तो ये एक कॉइल है और ये एक बार मैग्नेट है। हमने इसे इसके अंदर मूव किया, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, जो इस कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड था वो चेंज हो गया। तो गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो किया कि भाई इसके अंदर करंट आ गया, इसका डायरेक्शन ये बता दिया कि इस तरह से डायरेक्शन में करंट चल रहा है। जब हमने इसे बाहर निकाला, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, ठीक है, और हमें गैल्वेनोमीटर ने बता दिया कि भाई अब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करने लगा। तो इस सुई का डिफ्लेक्शन जो है वो आपको बताएगा कि किस तरह से आपका करंट इंड्यूस हुआ, कौन से डायरेक्शन में हुआ। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं जब बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या मतलब है उसका। जैसे मान लो ये एक बार मैग्नेट है, तो इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है।
अब कोई कॉइल यहाँ रखी है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा जा रही हैं, और कोई दूर रखी हुई है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जा रही होंगी। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इस रिंग से जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बदल गया। इस ही की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी की वजह से इसके अंदर करंट आता है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से जो हम करंट प्रोड्यूस करते हैं उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप बोलेंगे व्हेन द रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, तो उस कंडक्टर के अंदर करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मोशन शुड बी रिलेटिव। अब जैसे हम बात करें कि ये एक कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे आपने मैग्नेट रख दिया, तो अगर हम इसे एक साथ ऐसे मूव करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस मोशन को रिलेटिव मोशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी एक चीज को मूव करते हैं, ठीक है, तो इसके रिलेशन में इसका मोशन आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। या फिर हम इसको मूव करने लगे, अगर हम दोनों को बराबर डिस्टेंस पे रखते हुए मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा और कोई भी करंट नहीं आएगा। तो मोशन शुड बी रिलेटिव, अन्यथा कोई भी करंट डेवलप नहीं हो सकता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाना है, कम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कॉइल की, तो कॉइल के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड इससे जुड़ी हुई होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रेंथ देगा, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो भी उसके अंदर यही बात होगी, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि अगर हम टर्न्स को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, तो जो करंट होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगता है, सॉरी, जो करंट होता है ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगती है। अब इसी तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की वाली कॉइल लेके आएंगे तो उसके अंदर करंट भी ज़्यादा आ जाएगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, अब अगेन अगर मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ ये लाइन्स ज़्यादा होंगी, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स होंगी उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसे आगे पीछे करने से। तो इससे भी इंड्यूस करंट का जो इंटेंसिटी होता है वो बदल सकता है। बाय इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन, और जो स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन कि आप इसे 1 घंटे में 1 बार आगे पीछे कर रहे हैं, या 1 घंटे में 2 बार कर रहे हैं, या 1 घंटे में 3 बार कर रहे हैं, या 1 सेकंड में 1000 बार कर रहे हैं, इससे ये चेंज आ जाता है, ठीक है। अब कैसे हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में करंट जाने वाला है और किस डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और जिससे हमें ये सब पता चलता है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये है आपका थंब, ठीक है, ये राइट हैंड रूल है। जो पिछला पढ़ा था हमने वो लेफ्ट हैंड रूल है, उसका ठीक अपोजिट है, ठीक है। तो ये है थंब जो बताएगा आपको मोशन कहाँ जा रहा है, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताएगा करंट। जैसे लास्ट टाइम पे जब हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था फादर मदर चिल्ड्रन, यानी फोर्स जो लगेगी इसकी डायरेक्शन ये होगी, मोशन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ये होगा, और चिल्ड्रन सी से करंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप, क्योंकि आप इंडियन हो तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम मौसी जी और मौसा जी को ले लेते हैं, ठीक है। तो मोशन मौसा जी, मैग्नेटिक फील्ड मौसी जी, और उनके बच्चे यानी उनके चिल्ड्रन हो गया उनका करंट, ठीक है। तो आप क्या समझे यहाँ से कि थंब के डायरेक्शन में मोशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन में, और करंट होगा मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में। एक और बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मोशन का होगा थंब के डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो करंट बनने वाला है वो बताएगा आपका मिडिल फिंगर, ठीक है। देख लेते हैं आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि इस डायरेक्शन में आपका करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो मोशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, आप नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रिंसिपल से हम एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर बनाते हैं। अब एसी और डीसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो डीसी होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जो आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है या सेल की बैटरी होती है उससे मिलने वाला करंट होता है डायरेक्ट करंट, जो एक ही डायरेक्शन में चलता है, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। जैसे मान लो 4 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो 4 एम्पियर का ही निकल रहा है, कोई वैल्यू के अंदर बदलाव नहीं आएगा। तो व्हेन द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसी के विपरीत ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, व्हेन द करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑन इक्वल इंटरवल्स इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। मतलब मान लो एक कंडक्टर है तो पहले 1 सेकंड इधर चलेगा, फिर 1 सेकंड वापस आएगा, फिर 1 सेकंड इधर चलेगा, फिर 1 सेकंड वापस आएगा। तो इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वो ऑल्टरनेटली
अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। और इंडिया में जो सप्लाई होती है वो एसी करंट से ही होती है। डायरेक्ट करंट जो आपने बड़े बड़े वो रावण जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे आप रेलवे से या कभी बस से ट्रैवल करेंगे तो आप खेतों में देखते हैं बहुत बड़े बड़े टावर लगे हैं जिन पे हाई टेंशन लाइंस लगी हुई हैं, तो उनके थ्रू जो करंट ट्रैवल करता है वो एसी करंट होता है। एसी करंट क्यों? क्योंकि एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है बिना किसी नुकसान के। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो ट्रैवल करता है करंट, तो उससे कुछ इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी होती है वो लूज होगी, लेकिन एसी करंट में हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। एसी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, तो जो एसी प्रोड्यूस होता है इंडिया में 50 हर्ट्ज का है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑल्टरनेटिव करंट का ग्राफ है। तो पहले जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो पहले ये 0 से मैक्सिमम पे जाएगा, मतलब जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये 0 एम्पियर से स्टार्ट हो रहा है और 5 एम्पियर तक चला गया मैक्सिमम पे। ठीक है, इस तरफ। फिर इसे दूसरी तरफ आना है तो अब यहाँ पे इसकी स्पीड कम होगी, इस डायरेक्शन में कम होगी, तो धीरे धीरे दोबारा से 0 पे आएगा। ये दोबारा से जब 0 पे आएगा उसके बाद ये दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, तो ये दूसरी वेव क्रिएट होगी। और इस तरह से हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है। पहले 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये वेव फॉर्म क्रिएट करता है। अब डायरेक्ट करंट जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा खतरनाक होता है। हालांकि बैटरी जो होती है आपकी फ़ोन वाली या फिर आप बात करें जो सेल होता है उनका वोल्टेज बहुत कम होता है, इसलिए वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हमसे बोला जाता है कि इन्वर्टर के करंट से दूर रहें, क्योंकि इन्वर्टर का करंट डायरेक्ट करंट होता है, ये आपको एक बार चिपका लेगा तो चिपका ही लेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा सेफ होता है, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने जैसे मान लो किसी अप्लायंस को टच किया जिसके अंदर करंट आ रहा था और एसी सप्लाई भी था वो, तो जब मैक्सिमम जाएगा आपकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, और जैसे ही वो 0 पे आएगा और कॉन्शियस हो जाएगी, आप झटके से हाथ पीछे की तरफ लगाएंगे, हटाएंगे वहां से, तो आपको लगता है कि करंट ने झटका मारा, लेकिन ये झटका आप खुद लेते हैं हटाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने जब टच किया था तो करंट यहाँ पे था, अब जैसे ही वो 0 पे आएगा आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी और वहां से वो हटाएगी। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि आपके जो ब्रेन होता है वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे काम करता है। आपकी बॉडी को कैसे मूव करना है, हाथ कैसे चलाना है, फिंगर्स कैसे चलानी है, पैर कैसे चलाना है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है। ठीक है, अब जैसे ही बाहर से करंट आपके अंदर बॉडी के अंदर आता है तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप हो जाते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए सबकॉन्शियस हो जाते हैं, या बोल सकते हैं ब्रेन और आपकी बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, जैसे ही ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन टूट जाएगा तो आप हाथ हटा नहीं पाएंगे, और ये करंट 0 होते ही आपका ब्रेन का जो सिग्नल बॉडी तक जा रहा था वो दोबारा से आ जाता है और आप झटके से हाथ पीछे हटा लेते हैं। लेकिन यहीं पे अगर डायरेक्ट करंट को आपने हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट को अगर पकड़ लिया तो आप उसे पकड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है वो दोबारा रिज्यूम कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर, उसका थोड़ा सा वर्किंग मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे उसमें भी यही होता है कि एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड है और बीच में ना एक कॉइल होती है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, थोड़ा इस पर दिमाग थोड़ा सा और ज़्यादा चला लेंगे तो आपको कल समझने में आसानी होगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये है आपका कॉइल और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड 0 है इस कॉइल के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर कुछ एंटर ही नहीं कर रहा। अब जैसे ही ये इस तरह से टिल्ट होना शुरू करेगा, ठीक है, इस तरह से टिल्ट होना शुरू करेगा और ये वर्टिकल पोजीशन मतलब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी। डायग्राम पे देखते हैं, जैसे मान लो ये अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर और नीचे से जा रही है, इसके बीच से नहीं जा रही। अभी हल्के से एंगल पे आ गया मान लो, ठीक है, तो इसमें मान लो 4-5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने लगी और एकदम वर्टिकल पोजीशन में आ गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर जाने लगेंगी। इसलिए एसी की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी, और जैसे जैसे ये इस तरह से टिल्ट होने लगेगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगेंगी और यहाँ पे पहुंचते ही ये 0 हो जाएगा। इसलिए जो एसी होता है 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम पे जाता है, मैक्सिमम से दोबारा 0 पे आता है। और अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे। तो आप एक बार उसका कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आपने जो भी पढ़ा है उसके साथ कोइंसाइड करे, वो आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा दिन तक स्टे कर पाएगा। तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एक बार खुद रीडिंग कीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपका टीचर है उसके साथ एक डिस्कशन लीजिए, उसके बाद एक रीडिंग और कीजिए और वो परमानेंट आपके अंदर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एसी और डीसी जनरेटर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।